नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बायोलॉजी की हमारी चौथी क्लास है और आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पाचन तंत्र को समझने वाले हैं। तो शरीर के उन अंगों का समूह कहलाता है जो भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ते हैं, अवशोषित करते हैं या ऊर्जा के लिए शरीर को प्रदान करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पाचन तंत्र या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लूसेंट के आधार पे इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला हमारे पास आता है अंतर्ग्रहण, मतलब इंजेशन। इंजेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है कि जब हमने भोजन का निवाला उठाया और अपने मुख में रखा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अंतर्ग्रहण। दूसरी प्रक्रिया हमारे पास आती है पाचन की। पाचन की प्रक्रिया में मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रखता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम पाचन। तीसरा हमारे पास आता है अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन। पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अगला आता है स्वांगीकरण, मतलब एसिमिलेशन। स्वांगीकरण क्या कहता है कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और आखिरी में आता है मल परित्याग, मतलब अपचय भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं और अंत में ये हमारे गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए समझते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है जीभ। तो जीभ क्या होती है? जो देखो, हमारे मुख गुहा में एक बोलना चाहिए मांसल संरचना होती है जिसके ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे बोलते हैं हम पैपिली, और उन्हें ही बोलते हैं हम स्वाद कलिकाएं। अब इसके स्वाद कलिकाओं के अंदर जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्वाद का अनुभव कराते हैं। सबसे पहले आगे वाले भाग की बात करें तो आगे हमें टेस्ट मिलता है मीठे का। कैसा मिलता है? मीठा टेस्ट हमें प्राप्त होता है आगे वाली टिप पे। दूसरा होता है पश्च भाग। पश्च भाग मतलब पीछे वाला, सबसे पीछे, वहां पे हमें कड़वाहट का स्वाद मिलता है। और तीसरा है बगल वाला भाग, जो कि खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, इस प्रकार का टेस्ट हमें देखने को मिलता है हमारी जीभ पे अगल बगल में। और बीच में हमें एकदम सेंटर में कोई किसी भी प्रकार का टेस्ट अनुभव नहीं होता है। अगला आता है हमारे पास दांत। मुख गुहा में भोजन को चबाने और छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला देखो, दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले जो होते हैं, हम जबड़ों को, हमारे पास 2 जबड़े हैं तो कुल दांतों की संख्या आपको पता होगी, 32 दांत होते हैं। 32 में से 16 बटे हुए होते हैं। 16 ऊपर की जबड़े में होते हैं और 16 होते हैं नीचे के जबड़े में। तो उनमें से जो सामने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंसिजर या कृंतक, जो कि काटने के लिए सहायक होते हैं। दूसरे होते हैं रदनक, मतलब कैनाइन्स, चीरने फाड़ने के लिए। बगल में ये जो संरचना देख रहे हो, ये इनको बोलते हैं क्या? कैनाइन। तीसरे प्रकार के होते हैं अग्र चरण वर्णक, मतलब प्रीमोलर। देखो, प्रीमोलर और मोलर 2 होते हैं। सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं, सबसे पीछे वाले, ये कहलाते हैं मोलर। क्या बोलते हैं इनको? मोलक या चवर्णक, जो कि खाने को पीसने के लिए आवश्यक होते हैं। और उसके थोड़े से आगे ये जो दांत हैं, इनको बोलते हैं हम प्रीमोलर, जो कि चबाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए समझाने के लिए कोशिश की आपको कि ये सामने वाले जो इस प्रकार के दिखते हैं वो इंसिजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर और ये फिर मोलर। अब दांतों के ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक मोटी परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एनामल। मतलब ये कि एक प्रकार का आवरण होता है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। कैसा है? सबसे कठोर भाग माना जाता है, मानव शरीर का हड्डियों से भी कठोर, जिसे क्या बोलते हैं? एनामल कहते हैं। ये थी दांत के बारे में। अच्छा, कभी पूछा जाए तो दांतों का फॉर्मूला याद रखना आप, दंत सूत्र। चलता है कि कभी दंत सूत्र पूछा जाए वयस्क लोगों में तो 2123 अपॉन 2123, ये दंत सूत्र है मानवों का। इसमें 2123 क्या है? ये 2 जो है इंसिजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला रखा गया, ये ऊपर वाले जबड़े का, ये नीचे वाले जबड़े का, कुल मिला के 32। ठीक, चलिए अगले हमारे पास आते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं हमारे मानव शरीर में? 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनसे निकलने वाली लार, जो सलाइवा जिसे आप बोलते हो, वो भोजन को गीला और सुपाच्य बनाती है।
मुख्य बात इसमें काम की बात यह है कि इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। लार में मुख्य रूप से टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है खाने के पाचन के लिए। समझते हैं टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शर्करा है, उसको सरल शर्करा में बदला जाता है, माल्टोज में बदला जाता है। किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा। वही दूसरा है लाइसोजाइम, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जो बैक्टीरिया वायरस खाने में या जो गंदगी खाने में आ जाती है उसको डैमेज करने में, खत्म करने में हमारा जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो मदद करता है। लार का पीएच मान याद रखना भाई साहब आप लोग, 6.8 होता है। कैसा होता है, 6.8, मतलब हल्का सा अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब बात करेंगे हम स्टोमक के बारे में। खाने को जब हम निगलते हैं उसके बाद खाना हमारे अमाशय में कई घंटों तक वहां पे पड़ा रहता है। अब खाने पर निर्भर करता है कि कौन सा खाना कितने समय में डाइजेस्ट होगा। कुछ जल्दी भी हो जाते हैं तो किसी को टाइम भी लगता है। तो एक एवरेज माना जाता है कि लगभग 4 घंटे का समय माना जाता है। कितने घंटे का, 4 घंटे का समय माना जाता है कि खाना हमारे शरीर में, मतलब शरीर तो नहीं बोला जाना चाहिए, मतलब हमारे अमाशय में कितने घंटे स्टोर रहता है, 4 घंटे। चलिए, तो अमाशय ग्रासनली, एक सेकंड, यहाँ पे अमाशय ग्रासनली मतलब ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये डायग्राम में देखिए आप लोग, ये वाला हिस्सा इतना, मतलब अमाशय से ऊपर और बकल कैविटी से नीचे, इस बीच के हिस्से को बोलते हैं क्या, ईसोफेगस, अमाशय ग्रासनली। और छोटी आंत के बीच स्थित होता है स्टोमक। कैसे, समझ में आ रहा होगा इतना, ये बेसिक है, आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा। यहाँ पे मतलब एक तो ये हो गया अमाशय ग्रासनली, और नीचे से छोड़ दो आप ये छोटी आंत वाला हिस्सा, तो इतने हिस्से में फैला हुआ होता है अमाशय, जिसे आप बोलते हो स्टोमक। इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित होता है या निकलता है। गैस्ट्रिक रस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये समझते हैं। सबसे पहला होता है एक HCl। क्या होता है, HCl। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। पहले मैंने बताया कि एक लाइसोजाइम, जो अभी जस्ट मैंने पहले बताया, लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमने खाना खाया है, मुख में जो खाना रखा है, उस खाने के अंदर कोई जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस यदि आए होंगे तो वो उनको नष्ट कर देगा। वहां से मान के चलो अगर वो बच गए और फिर हमारे पेट के अंदर आ गए तो फिर HCl के माध्यम से उनको मारा जाता है, और अब यहां से अम्लीयता के कारण वो यहाँ पे नहीं बचेंगे। दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो हमने खाना खाया है उसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है, और इससे क्या, किस रूप में बदल देता है, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स में। अगला आता है रेनिन। कौन सा, रेनिन। रेनिन क्या है, यह दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिन को ठोस दही के रूप में बदल देता है। सीधा मतलब यह है कि रेनिन दूध की शर्करा को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अगला, अब पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो एक शब्द होता है काइम। अमाशय में पेशीय संकुचन के कारण भोजन एक गाढ़े पेस्ट की तरह बन जाता है, जिसे काइम कहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती है। कौन सी मूवमेंट चलती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब एक प्रकार की बॉल मूवमेंट होती है, जो उसके कारण खाने को मिक्स करने के लिए एक बॉल मूवमेंट चलाई जाती है, जिसे आप बोलते हैं कायम। कायम क्या है, उस मूवमेंट के बाद, जैसे बोलस हमने बोला था, खाने को हमने मुख में रखा, अब उसे क्या बोला था, बोलस। वही खाना अब हमारे अमाशय में पहुंच गया, तो अब उसे हम क्या बोल रहे हैं, कायम। क्यों बोलने लगे, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं यहाँ की, स्टोमक की, आमाशय की, उसके अंदर संकुचन की प्रक्रिया हुई, जिस कारण से वो कैसा हो गया, एक गाढ़े पेस्ट जैसी संरचना बन गई, और उस संरचना को अब बोला जाने लगा कायम। अगला आता है म्यूसिन। म्यूसिन अमाशय की आंतरिक दीवार पर चिपचिपा म्यूकस होता है, जो HCl के प्रभाव से अमाशय को अपनी दीवारों को जलने से बचाता है। क्योंकि यहाँ पे अमाशय का पीएच कैसा होता है, एसिडिक, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और एसिड के कारण कहीं अमाशय जल न जाए, उससे बचाने के लिए एक म्यूकस की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसे बोलते हैं म्यूसिन।
अगला है अत्यधिक अम्लता, ओवर एसिडिटी होने पर आमाशय की दीवार में घाव हो जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। और उन्हें ही बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम छोटी आंत की तरफ। जब छोटी आंत को हम पढ़ने की शुरू करते हैं तो यहाँ पे छोटी आंत को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, इस भाग को बोलते हैं, ये देखिए 3 कलर आपको दिख रहे होंगे, इस भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। ये जो एकदम गुलाबी रंग का है इसे बोलते हैं जेजुनम, और अंत में जो भाग बचता है इसे बोलते हैं इलियम। तो छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में विभक्त किया गया है, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले डोडेनम के बारे में बात करते हैं। डोडेनम मतलब पक्वाशय। पक्वाशय क्या है? यह एक यू आकार का शुरुआती भाग है। यहाँ पित्तरस, बाइल और अग्नाशय रस मतलब लिवर से निकलने वाला बाइल जूस मतलब पित्तरस, और पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस कहां पे आके मिलता है? इस वाले भाग में। मतलब खाना यदि अब ड्यूडेनम में मिल गया, ड्यूडेनम में पहुंच गया है, पक्वाशय में खाना पहुंच गया है, तो यहाँ पे अब कई सारे जूस क्या करेंगे? रिलीज कराए जाएंगे। लिवर से आएगा जूस, उसे बोलेंगे बाइल जूस। वह जूस जो पेनक्रियास से आएगा उसे बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस। समझ में आया? चलिए, अगला है जोजनम। जोजनम क्या है? ये मध्य वाला भाग है। और तीसरा आता है अंत में, अंतिम और सबसे लंबा भाग है। अवशोषण की मुख्य प्रक्रिया यहीं पे होती है, जिसे बोलते हैं हम इलियम। पढ़ते हैं। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस मतलब इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रकार का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसका पीएच मान होता है 8.3। यह जो आंतरिक रस है इसी को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में निकाला जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है समझते हैं। सबसे पहला है एरेप्सिन। एरेप्सिन क्या है? जो कि प्रोटीन, मान के चलो आमाशय के अंदर कुछ प्रोटीन या पेप्टोन्स की मात्रा बच गई, तो यहाँ पे वो नहीं बचेगा। यह शेष प्रोटीन और पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। एरेप्सिन क्या कर देता है? मतलब सीधी बात यह है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। दूसरा है माल्टेज। माल्टोज क्या है? ग्लूकोज में बदला जाता है। यहाँ पे जो स्टार्च था, माल्टोज था, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना, ग्लूकोज में तोड़ा जाना ही हमारा अहम हिस्सा कहलाता है, मतलब मुख्य प्रक्रिया कहलाती है पाचन की। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन को तोड़ दिया था, माल्टेज तोड़ देगा, माल्टोज को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा। दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। अगला आता है लैक्टोज। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करेगा। लैक्टोज मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा, सरल में। अगला आता है सुक्रोज। यह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है और लाइपेज। सीधी बात है, देखो यहाँ पे समझो। एरेप्सिन का याद रखना कि ये प्रोटीन का पाचन करेगा। माल्टेज के बारे में याद रखना कि माल्टोज को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? जब माल्टोज टूटता है, जब माल्टोज टूटता है तो 2 ग्लूकोज के अणु बनते हैं, या बोला जाना चाहिए कि 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलके एक माल्टोज बनता है। तो माल्टोज का पाचन कौन करेगा? माल्टेज करेगा। लैक्टोज का पाचन कौन करेगा? लैक्टेज करेगा। लैक्टोज किससे बनता है? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के अणु मिलके क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। तो लैक्टोज के पाचन के लिए लैक्टेज की आवश्यकता होगी। वही तीसरी बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करेगा। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। समझ में आया? और आता है अंत में लाइपेज। इमल्सिफाइड वसाओं जैसे ग्लिसरीन हो गया, फैटी एसिड में तोड़ डालता है। मतलब जो बड़े बड़े जो फैट है, जो वसा है, उनको छोटे छोटे सरल ग्लिसरीन, फैटी एसिड में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। चलिए, अब समझते हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग की आखिर कौन कौन से अंग हैं। आंत के अलावा, छोटी आंत, आमाशय, इनके अलावा ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो पाचन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यकृत। यकृत क्या है?
यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम है। अच्छा, लीवर के बारे में यही चीजें आपको याद रखनी है और यही पूछी जाती हैं। यह उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। राइट साइड में इसकी लोकेशन है एब्डोमिनल कैविटी के। एब्डोमिनल, यदि ये मानव का शरीर है, ये पैर है, ये हाथ है, ये सिर है, तो यहाँ पे मानव के शरीर को 2 भागों में विभक्त किया गया है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। याद रखेंगे आप? ठीक है, मतलब आंत हो गया, अमाशय हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गए, ये सब कहाँ पे स्थित हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के दाहिने भाग में स्थित है लीवर। चलिए इसके कार्यों को समझते हैं कि सबसे पहला एक तो इसका प्रमुख कार्य है पित्त का निर्माण करना, वाइल सीक्रेशन। मतलब यह पित्त का स्त्राव करता है जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है, और पित्त भोजन की बसा का सीधी बात यह है क्या करेगा? फैट का डाइजेशन करेगा। सरल भाषा में एकदम फैट का डाइजेशन कराता है कौन? लीवर। और उसके साथ ही ये जो संरचना दिख रही है लीवर के साथ, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ये उसकी मदद करता है। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब यह रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, मतलब भंडारण करता है। यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हुई, जरूरत से ज्यादा, जितना हमें भूख लगी थी उससे अधिक खा लिया, तो ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या करेगा? स्टोर करने लगेगा ग्लूकोज को। आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या है? यूरिया का निर्माण करना। मतलब यकृत जो होता है वो हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में वृक्क मतलब किडनी द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, फिल्टर उसको कर दिया जाता है। जो हानिकारक अमोनिया खाने में हमारे पास आई है उसको सरल और मतलब कम हानिकारक बना देता है यूरिया के रूप में, और बाद में फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा। इसे विषहरण का काम भी ये करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जहरीले पदार्थों और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को नष्ट कर शरीर की रक्षा करता है। मतलब जहरीले पदार्थों मतलब शराब हो गए, अल्कोहल्स हो गए, इनका यदि आपने सेवन किया है तो उसको नष्ट कर देता है और शरीर को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन का निर्माण भी ये करता है। फाइब्रिनोजन मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला, और हेपेरिन मतलब फाइब्रिनोजन और हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। ये 2 काम याद मत रखना है, इनके नाम याद रखना। फाइब्रिनोजन और हेपेरिन ये दोनों के दोनों संबंधित है किससे? लीवर से। इनका सेपरेट काम याद करना चाहो तो कर सकते हो कि हेपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त जमाने से रोकने वाला जो कंपाउंड है, केमिकल है, उसे हेपेरिन कहते हैं, और जो रक्त का थक्का जमाता है उसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। विटामिन और खनिज संचयकृत विटामिन केड़ा और विटामिन B12 का संचय भी लीवर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला है कि भ्रूण अवस्था मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज। भ्रूण में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत और प्लीहा में ही होता है। बाद में तो प्लीहा में होने लगता है, लेकिन शुरुआत में कहाँ पे होता है? लीवर में ही होता है। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस समय पे जो आरबीसी होती है, बच्चे की जो आरबीसी है, उनका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है और प्लीहा में भी होता है। जब वयस्क हो जाते हैं तो फिर प्लीहा में होने लगता है। चलिए अगला एक कंपाउंड संबंधित है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन याद रखिएगा किससे संबंधित है? लीवर से। पित्त में बिलीरुबिन नामक वर्णक होता है। यदि इसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाए तो पीलिया, जिसे आप जॉन्डिस बोलते हो, वो हो सकता है। बिलीरुबिन की मात्रा, इसी कारण से आपका शरीर कैसा होने लगता है? पीला पड़ने लगता है। चलिए आगे बढ़े। यकृत से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस। वायरस के कारण यकृत में सूजन आ जाना क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस कहलाता है। दूसरा है सिरोसिस मतलब लिवर सिरोसिस। अत्यधिक शराब के सेवन से यकृत की कोशिकाओं का
नष्ट होना क्या कहलाता है? सिरोसिस। लिवर जो खराब हो जाता है, वो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या दारू वगैरह पीते हैं, उनका लिवर से संबंधित समस्याएं उनमें देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से कौन सी है? लिवर सिरोसिस, लिवर खराब हो जाता है। चलिए, अगला जो हमारे पास भाग मिलता है वो है पित्ताशय, जिसे आप बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है? ये मैंने अभी बताया था आपको, लिवर के साथ एक छोटी सी संरचना, थैली जैसी संरचना लगी होती है, जिसे बोलते हैं हम पित्ताशय। तो यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त, जो बाइल लिवर के द्वारा जो रस स्त्रावित किया गया था, उसे पित्ताशय में ही आकर जमा किया जाता है। जब भोजन छोटी आंत के पक्वाशय ड्यूडेनम, मैंने बताया था कि जब खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो पित्ताशय सिकुड़कर पित्त रस को वहां पर छोड़ देता है। मतलब ये जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय भंडारण करता है किसका? पित्त रस का। और जब खाना ड्यूडेनम में यहाँ पे आता है तो खाने का जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेट होता है, तो ये खाने के लिए पित्त रस यहाँ पे छोड़ दिया जाता है पाचन के लिए। पित्तरस की विशेषताएं, सबसे पहली प्रकृति कैसी होती है कि ये पीले हरे रंग का एक क्षारीय अल्कलाइन द्रव होता है। पीएच मान जिसका होता है 7.7, 7.7। और संगठन, पित्त में क्या क्या चीजें होती हैं? जल होता है लगभग, मतलब पानी होता है कितना? 85%। पित्त वर्णक पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन हो गए, पित्त लवण हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, लेसिथिन हो गए, ये सारे कंपाउंड पित्तरस में पाए जाते हैं। अगला, पित्ताशय और पित्त के कार्य। सबसे पहला, वसा का इमल्सीकरण करवाता है कौन? पित्ताशय। यह वसा के बड़े गोलों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि एंजाइम उन पर आसानी से क्रिया कर सके। मान के चलो ये एक बड़ा कंपाउंड है और इसको तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे हिस्सों में। कैसे तोड़ा जा रहा है? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे मान के चलिए इसका पाचन होना होगा, तो यहाँ पे कोई एक एंजाइम इसके ऊपर आपने पौर किया, तो अब ये एंजाइम पूर्ण रूप से इसका पाचन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आकार बड़ा है, साइज बड़ी है। लेकिन उसी को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, तो इसका पाचन करना कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वसा का इमल्सीकरण। मान के चले यदि ये वसा है तो इसको तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमल्सीकरण कहलाती है। आगे, भोजन को क्षारीय बनाना। क्योंकि अभी तक भोजन कैसा था? अम्ल था। अमाशय के अंदर कैसा था भोजन? अम्लीय प्रवृत्ति का था, जिसे आप कायम बोल रहे हो। इसको जब ये ड्यूडेनम में लाया जाता है तो इसको क्षारीय प्रवृत्ति में लाने के लिए पित्त रस उस पे छोड़ दिया जाता है। अब विटामिन का अब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे केड़ा, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो वसा में ही घुलनशील होते हैं और उनके अवशोषण में सहायक होता है कौन? पित्तरस। जब पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल या पित्त लवण जमा होकर सख्त हो जाते हैं तो उसे ही पथरी कहते हैं। स्टोन, जिसे आप लिवर स्टोन कहते हो, वो लिवर स्टोन क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब इकट्ठी हो जाती है लिवर के, वो पित्ताशय के अंदर, तो बाइल सीक्रेशन में वहां पे परेशानी जाने लगती है और उसी के कारण उस थक्के को जो बोलते हैं वो बोलते हैं पथरी। चलिए, अगला हमारे पास आता है पाचन कार्य में, तो वो है अग्नाशय, मतलब पेनक्रियाज। ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा कहलाता है ड्यूडेनम। क्या कहते हैं इसको? ड्यूडेनम। ये है आपका अमाशय और ये है आपका अग्नाशय। ये मासल संरचना जो आप देख रहे हैं, ये अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय एक साथ अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्रंथि का काम होता है हार्मोन्स का स्त्रावण। एंडोक्राइन का काम क्या होता है? हार्मोन्स का स्त्रावण करना। और एक्सोक्राइन का काम होता है कि एंजाइम्स का स्त्रावण करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेनक्रियाज है ये एंजाइम्स भी स्त्रावित करती है और हार्मोन्स भी स्त्रावित करती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बाह्य स्त्रावी भाग को। सबसे बाह्य स्त्रावी भाग को बोलते हैं, यह क्या करता है? अग्नाशयी रस को निकालता है, मतलब पैंक्रियाटिक जूस को निकालता है, जो कि पाचन में हमारे मदद करता है। दूसरा है अंतःस्त्रावी भाग, ये सीधे हार्मोन्स, इंसुलिन आदि को छोड़ता है। ये जो आप कोशिका देख रहे हो, ये वाली भाग,
ये है अंतःस्त्रावी जो हार्मोन्स का स्त्रावन करती है, और ये जो आप देख रहे हो अंत में पेड़ जैसी संरचना, ये करती है एंजाइम्स का स्त्रावन, जिसे आप बोलते हो बाह्यस्त्रावी भाग। सबसे पहले पढ़ते हैं अग्नाशयी रस के बारे में, एंजाइम्स के बारे में। इसे बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस, क्योंकि अंत में जो भी खाना बच गया है उसका पाचन कौन करेगा? अग्नाशयी रस करेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब प्रमुख एंजाइम समझते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड तथा छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ देगा। वही अमाइलेज का काम क्या करेगा कि जो स्टार्च बच गया होगा उसको शर्करा में बदल देगा। और अंत में लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ देगा लाइपेज। ये तीन एंजाइम है जो अंत में बच गए होंगे उस पूरे भोजन को क्या कर देगा? पचा देगा। और ये चौथे जो अगले प्रकार की हमारे पास जो दूसरा भाग आ रहा है पेनक्रियास का, वो है लैंगरहैंस की द्वीपिका या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो पेड़ जैसी संरचना आप देख लो, पेड़ जैसी संरचना देख रहे हो, इसको छोड़ के जो हिस्सा है वो क्या करेगा? हार्मोन्स का स्त्रावन करेगा। तो यह अग्नाशय का अंतःस्त्रावी भाग है। इसमें तीन मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे, ये पहली है बीटा कोशिका, दूसरी है अल्फा कोशिका और तीसरी है गामा कोशिका। बीटा कोशिका क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। और दूसरी होती है ग्लूकागॉन, मतलब दूसरी कोशिका है अल्फा कोशिका, जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स का स्त्रावन करती है और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। कौन? ग्लूकागॉन हार्मोन अल्फा कोशिका। वही गामा कोशिका सोमैटोस्टैटिन नामक एक हार्मोन स्त्रावन करती है, जो भोजन के स्वांगीकरण असेमिलेशन की अवधि को बढ़ाता है। कुछ तथ्य हैं इंसुलिन से संबंधित कि इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की 1921 में। इसको याद मत रखना, लूसेंट में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अल्प स्त्रावन। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, जिसे आप डायबिटीज बोलते हो, मधुमेह की बीमारी बोलते हो, डायबिटीज मेलाइटस। अब मान के चलो अति स्त्रावन हो गया। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक रोग होता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि कम होने लगती है। मतलब देखने की क्षमता और जनन क्षमता दोनों ही क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। तीसरा आता है कि इंसुलिन के निर्माण में जस्ता मतलब जिंक धातु उपस्थित होती है। ये था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हमने जितना लूसेंट में दिया हुआ है एक एक लाइन मैंने कवर कर ली है। हो सकता है आपको लगा हो कि कुछ चीजें आपने छोड़ दी हैं, मैंने नहीं बताई आपको, तो हाँ सही बात है, क्योंकि मैं लूसेंट को कवर कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जितना कि लूसेंट में दिया है उतनी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्लास के बाद में तुरंत ही अपलोड कर देता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में।